इस इमेज को देखे। ये आर्मेनिया की एक बुजुर्ग महिला है। तो 106 साल की उम्र में ये दादी बंदूक लेकर तब बैठी थी जब उनके परिवार और घर पर अजरबैजान की सेना हमला करने आ रही थी। क्योंकि इस युद्ध में अब आर्मेनिया के बहुत ही कम लोग बचे थे, तो बुजुर्गों को भी मैदान में उतरना पड़ा था। आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में। अब इस दूसरी इमेज को देखें। साल 1890 में जब आर्मेनिया में हमीडियन नरसंहार हुआ था, तब भी आर्मेनिया की महिलाएं अपना अस्तित्व बचाने के लिए युद्ध के मैदान में उतर गई थी। ये उनमें से 2 महिलाएं हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस नरसंहार में आर्मेनिया के 3 लाख लोग मारे गए थे। और यह नरसंहार कितना भयंकर रहा होगा, उसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके बाद आर्मेनिया में 50,000 ऐसे बच्चे थे जो अनाथ हो गए थे, यानी बगैर माँ बाप के। और इस दौरान हजारों आर्मेनियाई लोगों को देश से भगा दिया गया था। फिर 1915 में ओटोमन साम्राज्य ने पूरे आर्मेनिया का नरसंहार किया, जिसमें आर्मेनिया के 15 लाख लोगों को मारा गया था, खासकर पुरुषों को। बाकी बच्चों और महिलाओं को देश से भगा दिया गया सीरिया के रेगिस्तान में। लेकिन इन महिलाओं में से शायद ही ऐसी कोई महिला होगी जिन पर दुष्कर्म ना हुआ हो। असल में इन महिलाओं पर जो यातनाएं हुई थी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो जैसे इजराइल के यहूदी लोगों के साथ जो हुआ था, उस बारे में दुनिया काफी कुछ जानती है। मैंने भी उस पर यह पूरी सीरीज बना दी है। लेकिन आर्मेनिया के साथ जो हुआ है उस बारे में दुनिया बहुत ही कम जानती है। ऐसा लगता है कि आर्मेनिया का भयंकर इतिहास आज भी इतिहास की किताबों में कहीं दबा पड़ा है। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको आर्मेनिया और अजरबैजान का जो विवाद है उसका पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान में क्या विवाद है, इसके अलग अलग कारण क्या हैं, इस विवाद की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई थी, आर्मेनिया का इतिहास क्या है, अजरबैजान का इतिहास क्या है, इन दोनों देशों के बीच कितने युद्ध हुए हैं, उसका इन दोनों देशों पर क्या असर हुआ था, इस विवाद के दौरान कौन सी घटनाएं घटी थी, उसमें कितने लोग मारे गए थे और मौजूदा समय में क्या स्थिति है, और दुनिया के बाकी देश इस विवाद को किस नजरिए से देखते हैं और हमारा भारत इसमें किसके साथ है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। यहाँ पर हमारा भारत है और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। तो रूस और ईरान के बीच में यहाँ पर आर्मेनिया और अजरबैजान देश है, जो एशिया और यूरोप की बॉर्डर पर स्थित है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ऊपर रूस है और नीचे ईरान है। तो इसमें जो ग्रीन कलर में एरिया है वो है अजरबैजान और पिंक कलर में जो है वो है आर्मेनिया। तो ये दोनों देश काफी लंबे समय से एक दूसरे से लड़ते आए हैं। क्यों? तो इसके लिए हमें इसका पूरा इतिहास समझना पड़ेगा। तो आज से करीब 500 साल पहले की दुनिया, जिसमें जो व्यापार होता था वो लगभग समुद्र से होता था। इस कारण उस समय समुद्रों पर कंट्रोल करना सबके लिए बहुत जरूरी था। ऐसे में उस जमाने के लोग भी ज्यादातर समुद्रों के किनारे रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर थे। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये ब्लैक सी है और ये कैस्पियन सी है, जिन दोनों के बीच आज के आर्मेनिया और अजरबैजान है। तो उस समय इस पूरे एरिया पर 3 बड़े साम्राज्यों की नजर थी। एक ये रशियन एम्पायर, दूसरा है पर्शियन एम्पायर और तीसरा है ओटोमन एम्पायर। तो साल 1513 से लेकर 1736 तक में ओटोमन और पर्शियन ने इस एरिया को लेकर कई बार युद्ध किया, जिस दौरान इस एरिया पर कभी ओटोमन कब्जा कर लेता था तो कभी पर्शिया कब्जा कर लेता था। और इस पीरियड में आर्मेनिया और अजरबैजान का हिस्सा 14 बार अदला बदला गया। कभी ओटोमन तो कभी पर्शिया, कभी ओटोमन तो कभी पर्शिया। इस तरह से हिस्सा 14 बार अदला बदला गया। अब इससे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान की जमीन पर जो लोग रहते थे वो सब ईसाई धर्म को मानते थे। लेकिन पर्शियन और ओटोमन के बार बार कब्जे के कारण अजरबैजान की तरफ वाले लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम धर्म को अपना लिया, क्योंकि ओटोमन और पर्शियन दोनों इस्लामिक साम्राज्य थे। इस कारण इनके दबाव के कारण यहाँ के लोग अब धीरे धीरे इस्लाम को अपनाने लगे। यानी
16वीं सदी में आर्मेनिया के ज्यादातर लोग ईसाई थे और अजरबैजान के ज्यादातर लोग अब मुस्लिम थे। फिर 16वीं सदी के बाद यह पर्शियन एम्पायर तो शांत हो गया, लेकिन अब यह रशियन एम्पायर इसमें कूद पड़ा ओटोमन के सामने। तो यूरोप के इस हिस्से पर जो ओटोमन के कंट्रोल में था, इसे लेकर रशियन और ओटोमन के कई युद्ध हुए, जिसमें ज्यादातर युद्ध ओटोमन हार गया। फिर इसके बाद रशियन ने यहाँ पर आर्मेनिया और अजरबैजान है वहां पर पर्शियन एम्पायर से लड़ना शुरू किया। इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर रशियन एम्पायर है और नीचे पर्शियन एम्पायर है। तो ये जो एरिवन है वही आज का आर्मेनिया है, और ये जो एलिजाबेथ पोल और ये हिस्सा है वो है आज का अजरबैजान। तो रशियन और पर्शियन के बीच 1651, 1722, 1796, 1813 और 1825 में टोटल 5 युद्ध हुए, जिसमें आखिरी 2 युद्ध 1813 और 1828 में पर्शियन हार गया और इन्हें रशियन के साथ 2 ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान और ट्रीटी ऑफ तुर्कमेनचाय, जिसके तहत इस लाल बॉर्डर के ऊपर वाला एरिया यानी आज का आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों रशियन एम्पायर का हिस्सा बन गया। तो 1828 के बाद यह एरिवन यानी आर्मेनिया और अजरबैजान अब रशियन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया। पर ऐसा होने से आर्मेनिया को काफी फायदा हुआ, क्योंकि आर्मेनिया में ज्यादातर लोग ईसाई थे और ये रशियन एम्पायर भी ईसाई धर्म को मानता था। इस कारण आर्मेनिया के लोगों को बहुत सारे धार्मिक अधिकार मिल गए, क्योंकि पहले जब ये ओटोमन और पर्शियन के अंडर थे जो दोनों इस्लामिक साम्राज्य थे, इस कारण आर्मेनिया के लोगों को खास कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन रशियन के कंट्रोल के बाद इन्हें काफी फायदा हुआ। दूसरी ओर अजरबैजान को 1828 के बाद काफी नुकसान हुआ, क्योंकि अजरबैजान के लोग ज्यादातर मुस्लिम थे। लेकिन अब रशियन का कंट्रोल आने के बाद अजरबैजान के लोगों के कई अधिकार छीन लिया गया। खैर, तो 1828 के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों अब रशियन एम्पायर के अंडर थे, और इसके बाद लगभग 1 सदी तक यहाँ पर शांति बनी रही, जिस दौरान कई आर्मेनिया के लोग अजरबैजान में जाकर रहने लगे और कई अजरबैजान के लोग अब आर्मेनिया में रहने लगे, क्योंकि अब ये दोनों एक ही एम्पायर के अंडर थे। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, इस कारण यहाँ के लोग अब इधर उधर घूमते रहते थे। इसके अलावा आर्मेनिया के कई लोग जो पहले से ही ओटोमन के हिस्से में रहते थे, यानी इस ग्रीन कलर के एरिया में जो कि ओटोमन के कंट्रोल में था, तो यहाँ पर कई आर्मेनियाई लोग सदियों से रहते आए थे। लेकिन बदकिस्मती से यह हिस्सा ओटोमन के अंडर था। पर 1880 के बाद यहाँ के आर्मेनियाई लोगों ने छोटे छोटे कई ग्रुप बनाए और रशियन एम्पायर की मदद से अब इस ग्रीन कलर वाले ओटोमन के हिस्से को आजाद कराने का प्लान बना रहे थे, ऐसा ओटोमन एम्पायर का कहना था। और इसी बहाने से ओटोमन की सेना ने इन एरिया के आर्मेनियाई लोगों का नरसंहार करना शुरू किया, जिसे हेमिडियन नरसंहार कहते हैं, जो 1894 से 1896 तक चला, जिस दौरान ओटोमन की सेना ने करीब 3 लाख मासूम आर्मेनियाई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनके धन, अनाज, पालतू पशुओं को ये लूटने लगे। और इस घटना के बाद इस हिस्से में 50,000 ऐसे आर्मेनियाई बच्चे थे जिनके माता पिता इसमें मारे गए थे। इसके अलावा यहाँ के कई लोग इस जगह को छोड़कर आर्मेनिया में भाग गए थे, जिसकी एक फेमस तस्वीर है। ऐसी हजारों महिलाएं थी जो आर्मेनिया पहुंचने से पहले भूख, बीमारी और दुष्कर्म के कारण मारी गई थी। असल में इस नरसंहार के दौरान ओटोमन की सेना ने यहाँ के करीब 2493 गांवों का विनाश कर दिया था। सैकड़ों आर्मेनियाई लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। कुछ 645 जितने ईसाई धर्म के चर्चों को तबाह कर दिया गया था। तो इस तरह से ओटोमन ने एक झूठा बहाना बनाकर इस हेमिडियन नरसंहार को अंजाम दिया था 1894 में। अब इस मैप को देखें, इसमें व्हाइट कलर का जो एरिया है वो है ओटोमन एम्पायर। तो इसमें पिंक कलर में ओटोमन का अदना शहर है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हजारों आर्मेनियाई लोग रहते थे जो सब ईसाई थे, और ऊपर से शहर के जो सबसे अमीर लोग थे उनमें ज्यादातर आर्मेनियाई लोग थे। इस कारण धार्मिक और आर्थिक मतभेदों के कारण यहाँ के मुस्लिम लोगों ने आर्मेनियाई लोगों को मारना शुरू किया 1909 में। इस घटना को अदना नरसंहार कहते हैं, जिसमें
इस शहर के 20,000 से ज्यादा अर्मेनियाई लोगों को मार दिया गया। इसका अपराध बस ये था कि ये मुस्लिम लोगों से ज्यादा अमीर थे। अब इस मैप को देखें, ये ओटोमन एम्पायर है, तो ये बल्गेरिया, ये सर्बिया, ये मोंटेनिग्रो, ये अल्बानिया और ग्रीस का ये ऊपर वाला हिस्सा ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन 1912 में रशियन एम्पायर ने फिर से इन यूरोपीय देशों की मदद की, जिसके बाद इन यूरोपीय देशों ने ओटोमन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और धीरे धीरे ये युद्ध में तब्दील हो गया। इसे बाल्कन युद्ध कहते हैं। और 1913 आते आते इन सभी यूरोपीय देशों ने यानी बल्गेरिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया और ग्रीस ने मिलकर ओटोमन एम्पायर को हरा दिया और ये सब अलग अलग आजाद देश बन गया, जो ओटोमन एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब तक यूरोप पर जो उनका कंट्रोल था वो अब खत्म हो गया था बाल्कन युद्ध के कारण। फिर इसके 1 साल बाद यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है। अगर आपको प्रथम विश्व युद्ध विस्तार से समझना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और ओटोमन एम्पायर भी इसमें कूद पड़ा। इसमें ऑरेंज कलर वाले यानी ओटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरफ थे और सामने ग्रीन कलर वाले देश रशियन एम्पायर, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देश इनके सामने थे। तो इसमें हर तरफ लड़ाइयाँ शुरू थी और ओटोमन भी इसमें लड़ रहा था। अब 1912 के बाल्कन युद्ध में ये सर्बिया, रोमानिया और ग्रीस ओटोमन एम्पायर से लड़कर उनसे आजाद हो गए थे। तो ओटोमन को डर था कि कहीं इन यूरोपीय देशों की तरह इस ग्रीन कलर में जो अर्मेनियाई लोग रहते हैं वो भी अगर आजादी की मांग करेंगे तो शायद ये अर्मेनिया भी एक अलग देश बन सकता है। तो ऐसा ना हो, इस कारण ओटोमन के एक सैन्य कमांडर तलात पाशा ने एक झूठा बहाना दिया कि ये ओटोमन एम्पायर में रहने वाले अर्मेनियाई लोग विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं। इस कारण अर्मेनियाई लोगों का नरसंहार करने का आदेश दे दिया इस कमांडर ने कि हर एक अर्मेनियाई लोगों को मार दिया जाए। इस कारण 24 अप्रैल 1915 के बाद पूरे ओटोमन एम्पायर में जितने भी अर्मेनियाई बुद्धिजीवी और नेता थे, पहले इन सबको गिरफ्तार किया गया और इन सब की हत्या कर दी गई। इसके बाद ओटोमन की सेना अर्मेनियाई लोगों पर टूट पड़ी, जिस दौरान लाखों अर्मेनियाई पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया और महिलाएं और बच्चों को कहा गया कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सीरिया के रेगिस्तान की तरफ भाग जाओ। इस कारण इस नरसंहार के दौरान कुछ 12 लाख महिलाएं और बच्चे सीरिया के रेगिस्तान में मौत की यात्रा पर निकल गए, जिसके पास ना कुछ खाने को था और ना ही पीने का पानी था। ऊपर से इनके चारों तरफ ओटोमन की सेना घूमती रहती थी ताकि इन लोगों को खाना और पानी कहीं से ना मिले, और ऐसा ही हुआ। ये 12 लाख महिलाएं और बच्चों में से हजारों लोग भूख और प्यास के कारण मारे गए। इसमें आप इन लोगों की हालत देख सकते हैं। ये उसमें से कुछ अर्मेनियाई महिलाएं और बच्चे हैं। तो रेगिस्तान में आप बिना खाना पानी कितना चल पाओगे। जैसे जैसे ये लोग सीरिया की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे इनमें से लाखों लोग मरते चले गए और ऊपर से लोग जहां जहां से निकल रहे थे वहां वहां ओटोमन के लोग इन पर डकैती करके इन्हें लूट लेते थे। लगभग ज्यादातर महिलाओं पर दुष्कर्म हुआ। इन्हें बार बार उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। इस कारण हजारों महिलाओं ने आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा इनमें से कुछ 2 लाख अर्मेनियाई महिलाओं और बच्चों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया। अब ये सब जो मैंने बताया वो बहुत ही ऊपर से था, क्योंकि यूट्यूब के कुछ नियम है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस किताब को जरूर पढ़ना, सर्वाइवर। इन महिलाओं के साथ जो हुआ था वो इतना दुखद था कि इसे पढ़ने के बाद आपको मानव जाति से नफरत हो जाएगी। इस घटना को आर्मेनियन नरसंहार कहते हैं। असल में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। खैर, तो इस ग्रीन कलर वाले भाग पर जो आर्मेनियाई लोग रहते थे वो लगभग पिछले 2000 सालों से यहाँ पर ही रहते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन ने इनका सफाया कर दिया और इसमें टोटल 18 लाख आर्मेनियाई लोग अलग अलग तरह से मारे गए थे। इस कारण इसका फल भी ओटोमन एम्पायर को मिला। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर हार गया और इसके साथ ही इस सदियों पुराने एम्पायर का पतन भी हो गया। इसमें आप देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन का यह भाग अब ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया
यह भाग फ्रांस के कंट्रोल में आ गया, ऊपर वाला भाग रशिया ने कब्जा लिया और इस तरफ यूरोप वाला भाग इटली ने कब्जा लिया ओटोमन से। और आज का जो टर्की है उतना ही अब बचा था, जिसे टर्की नाम का अलग देश बना दिया। तो कुछ इस तरह से ओटोमन का पतन हो गया। लेकिन जिस तलत पाशा ने नरसंहार किया था वो अभी भी आज़ाद घूम रहा था, जिसका मतलब था कि आर्मेनियन नरसंहार के बाद भी आर्मेनियन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला था। इस कारण सोगोमन तहलीरियन ये उसकी इमेज है। एक आर्मेनियाई थे और इस नरसंहार में इनका पूरा परिवार मारा गया था। इस कारण 1921 में जब ये तलात पाशा जर्मनी के बर्लिन में घूम रहा था तो सोगोमान ने तलात पाशा की हत्या करके अपने परिवार का बदला ले लिया और जर्मनी ने सोगोमान को कोई भी सजा भी नहीं दी, क्योंकि यह बदला जायज था। खैर, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया को पता चला कि आर्मेनियाई लोगों पर भयंकर अत्याचार हुआ है, इस कारण प्रथम विश्व युद्ध जीतने वाले देश अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने ओटोमन के साथ एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, जिसके तहत इसमें जो ऑरेंज कलर का एरिया है वो आर्मेनियन लोगों को दिया गया ताकि ये लोग अपना एक देश बना पाए और सुकून से जी पाए। इस कारण 1920 में यह भाग आर्मेनिया नाम का एक अलग देश बना। लेकिन ये जो ओटोमन यानी युद्ध के बाद का जो टर्की देश था, यहाँ की कुछ पार्टियों को ऐसा लग रहा था कि हमारे ओटोमन एम्पायर का जो पतन हुआ है वो इस आर्मेनियाई लोगों के कारण हुआ है। इस कारण 1920 में इस टर्की ने आर्मेनिया को कब्जाने की फिर से कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इस मैप में आप देख सकते हैं यह लाल कलर में पूरा रशियन एम्पायर था। तो प्रथम विश्व युद्ध के आखिरी समय में यानी 1917 में रूसी लोगों ने क्रांति शुरू की अपने ही राजा के खिलाफ, और लेनिन के नेतृत्व में यह क्रांति सफल हुई और रशियन राजा जार को सत्ता से हटा दिया गया और यह लेनिन सोवियत का लीडर बन गया। और 1923 आते आते लेनिन ने इसमें जो पिंक कलर के जितने भी देश है उन सबको मिलाकर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का निर्माण किया। और इस आर्मेनिया को यह ओटोमन यानी टर्की कब्जाने की कोशिश कर रहा था, वो आर्मेनिया भी अब यूएसएसआर का हिस्सा बन गया 1922 में। और इसके बाद टर्की ने आर्मेनिया को कब्जाने की कोशिश बंद कर दी और ये चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया, क्योंकि अब सामने सोवियत संघ था। अब यह सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, यह 15 देशों का एक ऐसा ग्रुप था जो एक ही विचारधारा पर काम कर रहा था। और 1922 के बाद ये आर्मेनिया और अजरबैजान भी इस सोवियत के साथ मिल गए थे। तो 1922 के बाद इन दोनों देशों में काफी शांति थी, अब लोग सुकून से जीने लगे थे। अब इस मैप को देखें, ये ऊपर वाला यूएसएसआर है, तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी इन दोनों के बीच ये तीनों देश, ये जॉर्जिया, ये आर्मेनिया और ये अजरबैजान है, जो समुद्री व्यापार के लिए बहुत जरूरी थे यूएसएसआर के लिए। तो यूएसएसआर चाहता था कि ये तीनों देश उनका हिस्सा बने रहें, ये उनसे कभी अलग न हो पाए। इस कारण 1924 में यूएसएसआर ने एक दांव खेला। तो यूएसएसआर ने पहले इस साउथ ओसेटिया को उकसाया कि आप इस जॉर्जिया से अलग होकर एक अलग देश की मांग करो। तो इस तरह से जॉर्जिया को अपने ही रीजन में उलझा दिया गया ताकि यह कभी अलग देश की मांग ही ना करे। दूसरी ओर यूएसएसआर ने ऐसा ही दांव आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ खेला। इसमें ब्लैक कलर में पूरा आर्मेनिया है, जहाँ के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, और ये ऑरेंज कलर में अजरबैजान है, जहाँ के लोग इस्लाम को मानते हैं। और यहाँ आर्मेनिया के नीचे जो हिस्सा है वो भी अजरबैजान ही है। तो अजरबैजान के अंदर ये जो डार्क ऑरेंज कलर का हिस्सा है नागोर्नो काराबाख, यहाँ की आबादी में 94% लोग ईसाई थे। इस कारण यूएसएसआर ने इस नागोर्नो काराबाख हिस्से को आर्मेनिया को दे दिया। तो इस तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद शुरू हुआ इस नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर 1924 से। लेकिन यहाँ इस पूरे एरिया पर कंट्रोल यूएसएसआर का था। तो यूएसएसआर ने यहाँ पर कभी कोई लड़ाई नहीं होने दी, बस इन दोनों को एक दूसरे में उलझाए रखा ताकि ये दोनों भी यूएसएसआर से अलग होकर कभी अलग देश की मांग ना करे। तो जब तक यूएसएसआर रहा तब तक आर्मेनिया और अजरबैजान का माहौल काफी शांत रहा, लगभग 1985 तक। लेकिन 1985 के बाद यूएसएसआर की नई सरकार कुछ पॉलिसी लेकर आई, जिसमें ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन पॉलिसी के तहत यूएसएसआर के लोगों को
अब बोलने और लिखने की आज़ादी दी गई। लोगों को पढ़ाई करने की अनुमति मिली। लोग अब अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू कर सकते थे। तो इसमें बोलने और लिखने की आज़ादी मिलने के बाद जब यूएसएसआर के लोगों को पता चला कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस कारण ये जो 15 देशों का ग्रुप था, उनमें से कई देश के लोग अब यूएसएसआर से अलग होकर आज़ाद होना चाहते थे और इसके लिए लोगों ने अब क्रांति करनी शुरू की, जिसके साथ ही यूएसएसआर का पतन शुरू हुआ और 1991 आते आते ये पूरा यूएसएसआर टूट गया और ये 15 देश अब अलग अलग आज़ाद देश बन गया, जिसमें आर्मेनिया और अजरबैजान को भी इनसे आज़ादी मिल गई। अब यूएसएसआर का जो विभाजन हुआ था उस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। आपको विस्तार से जानना है तो इसे जरूर देखना। खैर, तो अब आर्मेनिया और अजरबैजान अलग अलग देश तो बन गया, लेकिन इनके बीच ये जो नागोर्नो काराबाख विवाद था वो अभी सुलझा नहीं था। तो सोवियत के विभाजन के तुरंत बाद अजरबैजान ने कहा कि यह नागोर्नो काराबाख अब अजरबैजान का हिस्सा है। यहाँ पर जो 94% आर्मेनियाई लोग रहते हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं, पर अब यह नागोर्नो काराबाख अब अजरबैजान के अधीन काम करेगा, ऐसा अजरबैजान की सरकार ने ऐलान किया। लेकिन नागोर्नो काराबाख की संसद ने मना कर दिया कि हम तो आर्मेनिया का हिस्सा है और हम आर्मेनिया के साथ ही रहना चाहते हैं। और यहाँ की संसद ने नागोर्नो काराबाख में एक जनमत भी कराया, जिसमें भी ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि हम अजरबैजान का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस कारण जनवरी 1992 में नागोर्नो काराबाख संसद ने इस पूरे एरिया को अजरबैजान से आज़ाद घोषित कर दिया, जिसके साथ ही अजरबैजान और नागोर्नो काराबाख यानी आर्मेनिया का युद्ध शुरू हो गया। और फरवरी 1992 में इस आर्मेनिया ने अपनी सेना, हथियार, राशन सब कुछ भेजा नागोर्नो काराबाख के लिए, क्योंकि यह आर्मेनिया का ही तो हिस्सा था यूएसएसआर के समय से। इस कारण इस डार्क कलर के नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर इन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ। शुरू में अजरबैजान ने इस मर्ताकेट शहर पर हमला किया और इसे कब्जा लिया और इसके आसपास में जो आर्मेनियाई लोगों के गांव थे उन्हें खाली करवाना शुरू किया अजरबैजानी सेना ने, जिस दौरान कुछ 40,000 आर्मेनियाई लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। दूसरी ओर आर्मेनिया की सेना भी अब यहाँ पहुंच चुकी थी और इन्होंने आकर मर्ताकेट शहर को आजाद करा लिया, जिसके बाद ये युद्ध चलता रहा अगले 1 साल तक, जिस दौरान दोनों सेनाएं एक दूसरे पर गुरिल्ला तकनीक से हमला कर रही थी। पर 1993 आते आते अब यह लड़ाई बहुत बड़ी हो गई और अगस्त 1993 आते आते यह नागोर्नो काराबाख तो आर्मेनिया के कंट्रोल में था ही। इसके साथ साथ इसमें पिंक कलर में जो एरिया था अजरबैजान का, वो भी आर्मेनिया ने कब्जा लिया। और इसके साथ ही यह नागोर्नो काराबाख और ये आर्मेनिया अब एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे, क्योंकि ये बीच वाला एरिया अब आर्मेनिया के कब्जे में आ गया था। पर तभी अगस्त 1993 में रूस यहाँ पर आया और इसने आकर युद्ध विराम करवा दिया। इसके बाद भी कुछ छुटपुट लड़ाइयाँ हुई, लेकिन आखिर 1994 में यह युद्ध खत्म हुआ, जिसके तहत इस पूरे एरिया को जो आर्मेनिया ने कब्जा लिया था वो वापस अजरबैजान को दे दिया, इस लाचिन कॉरिडोर को छोड़कर, क्योंकि आर्मेनिया को अगर नागोर्नो काराबाख में कोई सामान या राशन भेजना हो तो इसके लिए एक रास्ते की जरूरत थी जो इन दोनों को यानी आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख को जोड़ सके। इस कारण लाचिन कॉरिडोर को आर्मेनिया ने अपने पास रखा और बाकी पूरा भाग वापस अजरबैजान को दे दिया, यानी 1992 का युद्ध आर्मेनिया जीत गया था। फिर 1994 के बाद इन दोनों देश के राजनेताओं ने बयानबाजी करनी शुरू की। जब जब दोनों देशों में चुनाव आते थे तब तब दोनों देश के नेता एक दूसरे देशों पर अनप शनप बयान देते रहते थे। ये सिलसिला चला लगभग 2008 तक, यानी 1994 से लेकर 2008 तक दोनों देशों का माहौल काफी शांत रहा। लेकिन 2008 में इस आर्मेनिया में चुनाव थे और चुनाव के तुरंत बाद यहाँ मर्ताकेट में जातीय हिंसा शुरू हुई, जिसमें दोनों ओर के कई लोग मारे गए। फिर फरवरी 2010 में नागोर्नो काराबाख बॉर्डर पर दोनों देशों की सेना ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई, जिसमें अजरबैजान के 3 सैनिक शहीद हो गए और इसके बाद गोलीबारी की ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें दोनों पक्षों के टोटल 74 सैनिक मारे गए। फिर 2011 में 10 सैनिक शहीद हुए, 2012 में
33 सैनिक और 2013 में भी 19 सैनिक शहीद हुए दोनों ओर के। यानी 2010 के बाद बॉर्डर पर गोलीबारी की घटना अब सामान्य हो गई थी, जिसमें कभी अजरबैजान के तो कभी आर्मेनिया के सैनिक अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन 2014 में अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया के हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया, जिसमें आर्मेनिया के 27 सैनिक शहीद हो गए। जिसके बाद आर्मेनियाई सेना ने अजरबैजान पर गोलीबारी बढ़ा दी, जिसमें अजरबैजान के भी 27 सैनिक शहीद हो गए। इसके अलावा 2014 में गोलीबारी के दौरान 6 आर्मेनियाई नागरिक भी मारे गए थे। फिर 2015 में भी अजरबैजान के 39 सैनिक और आर्मेनिया के 42 सैनिक और 5 नागरिक मारे गए। यानी नागोर्नो काराबाग के बॉर्डर पर अब लगभग रोज गोलियां चलती थी। पर अप्रैल 2016 में नागोर्नो काराबाग के बॉर्डर पर एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें गोलीबारी के साथ साथ हेलीकॉप्टर, टैंक और मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ और यह लगभग 5 दिनों तक चला, जिसमें आर्मेनिया के 88 और अजरबैजान के 92 सैनिक शहीद हो गए। इसके अलावा इसमें 10 आम नागरिकों ने भी अपनी जान गंवा दी थी। इसी तरह से 2017, 18 और 19 में भी छुटपुट लड़ाइयाँ चलती रहीं और तब तक में जो अजरबैजान है, इसने ऑयल और गैस से काफी पैसा कमाया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने अपनी सेना के पीछे खर्च किया ताकि देश की सेना मजबूत हो पाए, और ऐसा हुआ भी। 2020 आते आते अजरबैजान की सेना काफी ताकतवर बन चुकी थी। ऐसे में सितंबर 2020 में अजरबैजान ने कहा कि नागोर्नो काराबाग से आर्मेनिया के कई हिंसक ग्रुप हमारे अजरबैजान में हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा झूठा बहाना बनाकर अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाग पर हमला शुरू किया, जिसे आर्मेनिया और अजरबैजान का दूसरा युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में इस टर्की ने अजरबैजान की काफी मदद की, क्योंकि टर्की और अजरबैजान दोनों मुस्लिम देश है और ये दोनों एक दूसरे को अपना परिवार मानते हैं। इस कारण इसमें अजरबैजान का पलड़ा भारी रहा। इसमें लाइन वाला ऑरेंज कलर का हिस्सा है, ऊपर और नीचे दोनों, वो अजरबैजान ने कब्जा लिया, और नागोर्नो काराबाग का सूसा शहर भी अजरबैजान ने कब्जा लिया। इस कारण 10 नवंबर 2020 के दिन आर्मेनिया ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके साथ ही यह दूसरा युद्ध भी खत्म हो गया। इसमें आर्मेनिया के टोटल 3825 सैनिक और अजरबैजान के 2906 सैनिक शहीद हो गए थे। अब इस युद्ध के दौरान पहले अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड नेशंस ने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये सब इसे रोक नहीं पाए थे। इस कारण आखिर में रूस के कहने से दोनों देशों ने युद्ध खत्म कर दिया, जिसमें तय हुआ कि यह लाइन वाला ऑरेंज कलर का हिस्सा जो 1994 के युद्ध में आर्मेनिया ने कब्जा लिया था, वो इस बार अजरबैजान ने आज़ाद करा लिया था। इस कारण अजरबैजान ने यह हिस्सा अपने पास ही रखा, और आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाग को जोड़ने वाला ये लाचिन कॉरिडोर जो था, इसमें लाल कलर वाली लाइन है, वो है लाचिन कॉरिडोर, जो पहाड़ों के बीच एक 5 किलोमीटर का रास्ता है। वहां पर रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी ताकि आगे से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कोई लड़ाई ना हो। तो इस तरह से 2020 वाला युद्ध खत्म हो गया और फिर से दोनों देश शांत हो गए। तो 2022 तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन 2022 में आर्मेनिया के चुनाव में ये वाहगन खास्टोरियन आर्मेनिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब तक रूस और आर्मेनिया के रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन ये जब प्रेसिडेंट बने तो ये रूस से दूर जाने लगे और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बनाने लगे। इन्होंने अमेरिका से व्यापार करना और हथियार खरीदना शुरू किया। इस कारण रूस के लीडर पुतिन ने कहा कि आप ऐसा मत करो, आप हमारी बॉर्डर पर तैनात हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बॉर्डर पर अमेरिका आकर बैठ जाए। लेकिन इन्होंने यानी आर्मेनिया ने रूस की बात नहीं मानी और अभी अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। यानी 2022 से रूस और आर्मेनिया के बीच अनबन शुरू हो गई थी। दूसरी ओर 2022 में ही रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू कर दिया। अब ये सब अजरबैजान देख रहा था कि रूस अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है और ऊपर से आर्मेनिया और रूस के रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मौका है इस नागोर्नो काराबाग को अजरबैजान में मिलाने का। इस कारण अजरबैजान ने दिसंबर 2022 में इस लाचिन कॉरिडोर पर अपनी सेना तैनात कर दी, यह कहते हुए कि यहाँ पर जो रूस की सेना है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। इस कारण लाचिन कॉरिडोर
अब अजरबैजान की निगरानी में रहेगा। तो अजरबैजान ने यहाँ पर अपनी सेना तैनात कर दी। उसके बाद भी आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख एक दूसरे से अभी जुड़े हुए थे, क्योंकि अभी भी राशन, दवाइयाँ और लोग यहाँ आ जा सकते थे। लेकिन जून 2023 में अजरबैजान की सेना ने इस लाचिन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया, यानी यहाँ से राशन, दवाइयाँ और लोगों का आना जाना बंद करवा दिया, जिससे हुआ यह कि यह नागोर्नो काराबाख अब आर्मेनिया से बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि लाचिन कॉरिडोर ही था जो इन दोनों को जोड़े हुए था। पर अब अजरबैजान ने इसे ब्लॉक कर दिया था, यह कहते हुए कि नागोर्नो काराबाख के जो हिंसक ग्रुप है उन्हें जो हथियार मिलते हैं वो इसी रास्ते से होकर जाते हैं। इस कारण हमने इस कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है। दूसरी ओर आर्मेनिया ने कहा कि अगर आप हमारे लोगों तक राशन और दवाइयाँ नहीं पहुँचने दोगे तो यह मानवता पर अपराध गिना जाएगा। बावजूद इसके अजरबैजान ने लाचिन कॉरिडोर नहीं खोला, यानी यह नागोर्नो काराबाख अब आर्मेनिया से कट चुका था। और 2023 में नागोर्नो काराबाख की आबादी कुछ 1,20,000 थी और ये सभी लोग अब यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे राशन, पेट्रोल, डीजल, गैस, दवाइयाँ और बिजली की कमी हो गई, यानी नागोर्नो काराबाख में एक मानवीय संकट पैदा हो गया। ऊपर से अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख में जो गैस स्टेशन, बिजली स्टेशन जैसे जरूरी ढांचे थे उन पर हमला करके लोगों के घर की बिजली और गैस लाइन काट दी थी। इस कारण 2023 में मार्च से सितंबर तक यह पूरा नागोर्नो काराबाख गैस रहित था, यानी पूरे नागोर्नो काराबाख में लगभग 6 महीने तक रसोई गैस था ही नहीं। दूसरी ओर अजरबैजानी राष्ट्रपति अलियव ने यह आदेश दिया कि नागोर्नो काराबाख में रहने वाले आर्मेनियाई लोगों को या तो अजरबैजान की नागरिकता स्वीकार कर लेनी चाहिए या फिर रहने के लिए कोई दूसरी जगह खोज लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द हम यहाँ पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। और सितंबर 2023 में अजरबैजान ने इस नागोर्नो काराबाख में हमले भी शुरू किए। हर रोज आर्मेनियाई लोग मारे जा रहे थे। यहाँ के लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बिजली थी नहीं। इस कारण सारे धंधे बंद हो चुके थे। आर्मेनिया से कोई मदद पहुंच नहीं सकती थी। इस कारण सोशल मीडिया के जरिए यहाँ के लोगों ने दुनिया से मदद भी मांगी, लेकिन कहीं से भी कुछ हुआ नहीं। यानी कुल मिलाकर नागोर्नो काराबाख के लोगों के पास एक ही रास्ता था, आत्मसमर्पण। इस कारण नागोर्नो काराबाख की संसद ने अजरबैजान से कहा कि आप हम पर हमला करना बंद करो और हमें 1 जनवरी 2024 तक का समय दो। हम सभी लोग इससे पहले नागोर्नो काराबाख को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, जिसके बाद ये पूरा नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा बन जाएगा। तो नागोर्नो काराबाख के आत्मसमर्पण के बाद अजरबैजान ने हमले बंद कर दिए और नागोर्नो काराबाख के लोग अब इस जगह को, यानी अपनी मातृभूमि को छोड़कर भागने भी लगे, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता था ही नहीं। इस कारण सितंबर 2023 के बाद नागोर्नो काराबाख से लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर बार छोड़कर मजबूरन भागना पड़ा। अब 1 जनवरी 2024 के बाद भी ये विवाद जारी है, क्योंकि आर्मेनिया इस नागोर्नो काराबाख को खोना नहीं चाहता और ये अजरबैजान हर हाल में इसे कब्जाना चाहता है। तो आगे क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा। खैर, तो अब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश इस विवाद को किस नजरिए से देखते हैं और इसमें वो किसके साथ खड़े हैं। तो सबसे पहले इनके पड़ोसी देश टर्की की बात करें तो ये पूरी तरह से अजरबैजान के साथ है, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम आबादी वाले देश है। ऊपर से ये दोनों एक दूसरे को अपने जैसा ही मानता है और दोनों की भाषा भी काफी मिलती जुलती है। इस कारण इन दोनों को लगता है कि ये आर्मेनिया उनके परिवार के बीच एक कांटा है। दूसरी ओर ये आर्मेनिया भी टर्की से नफरत करता है, क्योंकि टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर ने 1915 में आर्मेनिया नरसंहार किया था। वो आर्मेनिया आज भी भूला नहीं है। और ऊपर से टर्की ये कहता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो हम माफी क्यों मांगे। और दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जो मानते हैं कि 1915 में आर्मेनिया नरसंहार हुआ ही नहीं था, जिसमें एक तो है टर्की खुद, दूसरा अजरबैजान और तीसरा है पाकिस्तान। बाकी इसमें ग्रीन कलर में जितने भी देश है वो सब ये मानते हैं कि आर्मेनिया नरसंहार हुआ था। फिर अमेरिका और यूरोप की बात करें तो ये सब कहने को तो आर्मेनिया के साथ है, आर्मेनिया के फेवर में बोलते भी है,
लेकिन रूस ने जब यूक्रेन से युद्ध शुरू किया, तब जब इन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे कि रूस से ऑयल और गैस नहीं खरीदेंगे, उसके बाद से ये सब अब अजरबैजान से गैस खरीद रहे हैं। यानी ये आर्मेनिया के साथ तो खड़े हैं, लेकिन ये अजरबैजान के विरोध में भी नहीं जा सकते, वरना इन्हें गैस कहाँ से मिलेगी। फिर इजराइल की बात करें तो ये मुस्लिम देशों को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन यहाँ पर इजराइल भी अजरबैजान के साथ खड़ा है, जो कि एक मुस्लिम देश है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इजराइल को आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, पर अजरबैजान अपने 70% हथियार इजराइल से खरीदता है। इस कारण इजराइल अजरबैजान के साथ खड़ा है। फिर रूस की बात करें तो अब तक रूस इन दोनों देशों का माहौल शांत रखने की पूरी कोशिश करता आया था। शुरुआत में आर्मेनिया को रूस की काफी मदद भी मिलती थी, लेकिन 2022 से आर्मेनिया ने जब से अमेरिका के साथ रिश्ते बनाने शुरू किए, तब से रूस काफी दूर हो गया है आर्मेनिया से, और अजरबैजान जो करता है उसमें अब रूस कोई दखल अंदाजी नहीं करता है। फिर चाइना की बात करें तो इन दोनों के साथ चाइना के अच्छे रिश्ते हैं। अजरबैजान के साथ चाइना का अच्छा खासा व्यापार होता है और आर्मेनिया में चाइना ने काफी निवेश किया हुआ है। इस कारण चाइना के रिश्ते इन दोनों के साथ मजबूत है और चाइना इस विवाद को लेकर कभी कुछ बोलता भी नहीं है। फिर पाकिस्तान की बात करें तो ये भी अजरबैजान के साथ खड़ा है, और मुस्लिम देशों का जो संगठन है OIC, ये सब भी अजरबैजान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सब मुस्लिम देश है। और इनके नीचे जो ईरान है वो इन दोनों के साथ है। ईरान इन दोनों में से किसी को भी बुरा भला नहीं कहता, क्योंकि व्यापार के कारण इन दोनों देशों के साथ रिश्ते बनाए रखना ईरान के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में हमारे भारत की बात करें तो भारत आर्मेनिया के साथ खड़ा है और आर्मेनिया के लिए बोलता भी है। इसका एक कारण यह है कि आर्मेनिया उनके बहुत सारे हथियार भारत से खरीदता है। दूसरी ओर भारत अजरबैजान के साथ खड़ा तो नहीं है, लेकिन भारत इसके विरोध में भी नहीं है, क्योंकि भारत का जो ट्रेड रूट है वो ईरान से होते हुए अजरबैजान और वहां से रूस तक जाता है। इस कारण भारत के लिए अजरबैजान भी जरूरी है, और भारत ने अजरबैजान में काफी निवेश भी किया है गैस को लेकर। इस कारण भारत भी दोनों देशों को लगभग एक साथ लेकर चलता है। तो कुछ इस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान देखकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब जब किसी देश का विभाजन अगर ऐसे अजीब तरीके से होगा कि जब उनका एक भाग किसी दूसरे देश के बीचों बीच हो, तब ऐसे विवाद होंगे ही। जैसे 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तब उनका एक भाग भारत में था। आज का जो बांग्लादेश है वो तब पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तब भी भारत और पाकिस्तान के बीच इसे लेकर भयंकर विवाद हुआ था, जैसा आज आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हो रहा है। तो अब आने वाले समय में यह विवाद सुलझता है कि नहीं, वो आगे पता चल ही जाएगा। तो आर्मेनिया अजरबैजान या नागोर्नो काराबाख विवाद को लेकर यह सब कुछ था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।